नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, धीरे धीरे करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर बैठी। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आज के जमाने में कोई कंपनी, मान लीजिए गूगल या अमेज़न, अपनी खुद की आर्मी बना सकती है या अपने नाम के सिक्के छाप सकती है? और तो और, क्या वो किसी देश पर राज कर सकती है? सुनने में ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन इतिहास में एक कंपनी ने ये सब और इससे भी कहीं ज्यादा किया था। देखिए, आज की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में जमीन आसमान का फर्क था। वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं थी, बल्कि सच कहें तो एक देश की तरह काम कर रही थी। वो लड़ाइयां लड़ती थी, अपनी करेंसी चलाती थी और उसके पास अपनी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी थी। ऐसी ताकत आज किसी भी कंपनी के लिए सोचना भी नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? सिर्फ 150 सालों के अंदर एक कंपनी जो बुरी तरह हार कर अपमानित हुई थी, वो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन गई? चलिए, इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी हार से। साल था 1686। उस वक्त कंपनी के गवर्नर जोशिया चाइल्ड को शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने घुटने टेकने पड़े थे। उन्हें माफी मांगनी पड़ी और एक बहुत भारी जुर्माना भी भरना पड़ा। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक पल था। पर इस हार से भी पहले चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। साल 1600 लंदन में 125 व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई फौज नहीं थी, बल्कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। और इनका मकसद बिल्कुल सीधा था, मसालों का व्यापार करके पैसा कमाना, बस। तो जब कंपनी के लोग 1608 में भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मुगल साम्राज्य का राज है और उनकी सेना करीब 40 लाख सैनिक। इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने खड़े होना भी नामुमकिन था। तो कंपनी ने समझदारी दिखाई और लड़ने के बजाय दोस्ती और कूटनीति का रास्ता चुना। कंपनी ने बड़े सब्र से काम लिया। उनकी पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन वो लगे रहे। सालों तक उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, बादशाह को महंगे तोहफे दिए और आखिरकार मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की इजाज़त हासिल कर ही ली। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर पड़ने लगा। देश में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया और इस खालीपन को भरने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल तैयार बैठी थी। अब उनका इरादा सिर्फ व्यापार नहीं रहा, बल्कि बंगाल पर कब्जा करना था। 1717 में कंपनी के हाथ एक जैकपॉट लगा। उन्हें मिला दस्तक। ये एक तरह का गोल्डन पास था जिससे कंपनी बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए मुफ्त में व्यापार कर सकती थी। इससे कंपनी को तो जबरदस्त फायदा हुआ, लेकिन बंगाल के नवाब का खजाना वो पूरी तरह से खाली होने लगा। फ्रांसीसियों से लड़ते लड़ते कंपनी ने एक बहुत ही शातिर रणनीति सीख ली थी। वो ये कि स्थानीय राजनीति में दखल दो। वो राजाओं के बीच फूट डालते, गद्दी के किसी एक दावेदार का साथ देते, उसे जितवाते और फिर उसे अपनी कठपुतली बनाकर पीछे से खुद राज करते। इस रणनीति का सबसे बड़ा और भयानक उदाहरण है 1757 का प्लासी का युद्ध। एक तरफ नवाब की 50,000 की फौज और दूसरी तरफ कंपनी के सिर्फ 3,000 सैनिक। कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर भी कंपनी जीत गई। जानते हैं कैसे? धोखे से। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को ही अपनी तरफ मिला लिया, जिसने युद्ध के मैदान में अपनी ही सेना और अपने नवाब को धोखा दे दिया। जब कठपुतली नवाबों ने भी कंपनी की मनमानी का विरोध करना शुरू किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और इस बार कंपनी ने किसी एक नवाब को नहीं, बल्कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह तीनों की मिलीजुली सेना को एक साथ हरा दिया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि अब भारत में कंपनी को सैन्य ताकत में कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इस जीत का सबसे बड़ा इनाम था दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था कि अब बंगाल प्रांत का सारा टैक्स, सारा राजस्व कंपनी वसूलेगी। बस इसी एक अधिकार के साथ कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक फर्म नहीं रही, बल्कि वो बंगाल की असली शासक बन गई। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब वो भारत के ही पैसे से भारत को जीतने की तैयारी कर रही थी। बंगाल जीतने के बाद कंपनी को एक तरह का फॉर्मूला मिल गया था, एक ब्लूप्रिंट।
अब उन्होंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो कंपनी ने ये सब किया कैसे? उन्होंने दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया। उनकी तरकीबों में कई चीजें शामिल थीं, जैसे भारतीय राज्यों में अपने रेजिडेंट्स बिठाकर उनकी राजनीति में दखल देना, सहायक गठबंधन के मीठे जाल में राजाओं को फंसाना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चालाकी भरी नीतियों से राज्यों को हड़प लेना, और जब इन सब से काम ना बने तो सीधी सैन्य कार्रवाई करना। उनकी सबसे चालाक नीतियों में से एक थी सहायक गठबंधन। इसे एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट ही समझिए। भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, बस इस सुरक्षा के बदले में कंपनी को पैसे देते रहिए। अब ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। राजा को अपनी सेना खत्म करनी पड़ती, फिर सुरक्षा के नाम पर कंपनी को भारी रकम चुकानी पड़ती, और अगर वो पैसे देने में जरा भी चूके तो कंपनी उनके राज्य का एक टुकड़ा ही हड़प लेती। मतलब हर हाल में जीत कंपनी की ही होती थी। कब्जा करने का एक और शक्तिशाली औजार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक सीधी सादी हड़प नीति थी। इसके तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाएगा। इसी नीति का इस्तेमाल करके झांसी, नागपुर और अवध जैसे कई बड़े और अमीर राज्यों को हड़प लिया गया था। इन सब नीतियों का असर क्या हुआ, जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1818 आते आते कंपनी भारत के 2/3 से ज्यादा इलाके और लगभग 78% आबादी पर सीधे या परोक्ष रूप से राज कर रही थी। एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी अब एक विशाल साम्राज्य बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का एक अंत होता है। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां कंपनी के अपने ही कारनामों ने उसके पतन का रास्ता तैयार कर दिया। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1857 के विशाल विद्रोह ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि एक प्राइवेट कंपनी के बस में अब इतने बड़े देश को संभालना नहीं है। नतीजतन 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया गया। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी की हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। ये वाकई में एक ऐसी अनोखी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो व्यापार करने तो आई थी, लेकिन उसके पास जमीन हड़पने, युद्ध छेड़ने और यहाँ तक कि शांति समझौते करने की भी ताकत थी। और इस तरह एक छोटी सी व्यापारिक फर्म से शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा एक विशाल साम्राज्य बनने और फिर उसके पतन पर जाकर खत्म हुई। ये वाकई इतिहास के सबसे अजीब और अविश्वसनीय अध्यायों में से एक है। और आज की ये कहानी हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब एक मुनाफा कमाने वाली संस्था, कोई देश नहीं बल्कि एक कॉरपोरेशन, एक साम्राज्य का निर्माण करती है, तो उसकी विरासत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।